नमस्कार छात्रगण, मैं अनीता मैम आप सभी का अर्थ एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में ऑन टू एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा प्रकरण है शब्द विचार। तो चलिए हम इस प्रकरण पर गहन चर्चा करते हैं। विस्तार पूर्वक हम इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर हमारी क्या क्या छिपे हुए हैं। शब्द विचार भाषा की शक्ति उसकी शब्द योजना और शब्द संपदा पर आधारित होती है। नए विचार, नए भाव, नए अनुभव और मूल्यों का आदान प्रदान करने के लिए जो नए नए शब्द हम बनाते हैं उसे ही हम शब्द विचार कहते हैं। इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले समूह को शब्द कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शब्द ध्वनियों और वर्णों से बनते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। शब्द क्या है ये इसको समझिए। सबसे पहले शब्द ध्वनियों का एक निश्चित सार्थक क्रम है। हम जो आवाज़ करते हैं, हम जो बोलते हैं, वो जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है तो वह एक आवाज़ के रूप में निकल रही है। तो यह एक सार्थक क्रम है, तभी ये भाषा का रूप है। यही सार्थक क्रम जब हम बदल देते हैं, कुछ अलग सा अलग 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 कुछ किसी शब्द को किसी में जोड़ देते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, हम उसको बोलते हैं तो सामने वाला उसको समझ नहीं पाता, हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो जहाँ पर हमारा शब्द जो हमारी ध्वनि है, शब्द ध्वनियों का एक निश्चित सार्थक क्रम है। क्रम बदल देने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो जैसे देखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं कलम, कलम, ठीक है। अब ये इसका हम क्रम बदल दे रहे हैं, इसका आगे पीछे हम कर दे रहे हैं तो कमल, कमल। तो कलम एक पेन के रूप में है और कमल एक फूल है, तो दो का अर्थ अलग हुआ। लेकिन जहाँ पर निरर्थक अर्थ, जहाँ पर हम किसी चीज़ को बिना अर्थ के कुछ भी ऐसा कर देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो वो ध्वनि हमारा निश्चित क्रम नहीं कहलाता है। जहाँ पर ध्वनियों का निश्चित क्रम होता है, सार्थक क्रम होता है, जहाँ पर शब्दों से हमें कुछ जानकारी मिलती है, हमें संकेत प्राप्त होता है, वही हमारा शब्द विचार है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इस पे और चर्चा करते हैं। वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, हम हमारी कोई भी भाषा हो सकती है। हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा है, हमारी उर्दू में हम बातें करते हैं, जो मतलब अलग अलग स्टेट से जो होते हैं, मलयालम, कन्नड़, तमिल, ये सभी जो होते हैं, ये सभी का अपना अपना एक स्वतंत्र प्रयोग है जो कि अपने भाषा को स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी आज़ादी तो हमारे भारतवर्ष में है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है और भाषा में हम उसको रूपांतरित करते जाते हैं, वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग में होती है और हम उसको जानते हैं। जैसे अभी हम हिंदी में चर्चा कर रहे हैं तो हम हिंदी को ही लेंगे। जैसे जब हम स्वतंत्र रूप से जिसको प्रयोग में करते हैं, लड़का, घोड़ा, रानी, किताब, मिठाई आदि, इन सभी शब्दों की स्वतंत्र सत्ता है। ये स्वतंत्र रूप से ये क्या होती हैं, हमारे भाषा में प्रयोग की जाती हैं। इसके विपरीत कुछ शब्दांश अर्थवान होते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना होकर किसी शब्द के साथ जुड़कर ही अर्थ देते हैं। ठीक, किसी शब्द के साथ जुड़कर अर्थ देते हैं। जैसे ईमानदार, ईमान में दार अलग से जोड़ दिया, इसका अर्थ अलग हो गया। फल, फल का अपना अलग महत्व है। और वाला, फल वाला, दो शब्दों को जोड़ दिया गया। शब्द भंडार,
अब हम समझते हैं शब्द भंडार। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समूचे शब्द समूह को उस भाषा का शब्द भंडार या शब्द संपदा कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समूचे शब्द समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों का जहाँ पर भंडार, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो हमारे पास बोलते बोलते एक भाषा को या फिर पढ़ते पढ़ते उस भाषा के बहुत सारे शब्दकोश तैयार हो जाते हैं, हमारे मन के अंदर शब्दकोश रहते हैं। वही शब्दकोश जब हम बातें करते हैं तो वह उभर कर सामने आते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में है। तो शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। सबसे पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। पांचवा, विकार के आधार पर। तो सबसे पहले स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, इसको हम अच्छी तरह समझेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, ये आप सभी को पता है। किंतु कालांतर में हिंदी की शब्दावली में संस्कृत के अतिरिक्त संस्कृत के शब्दों के बिगड़े रूप हमारे सामने हैं। कुछ स्थानीय एवं नए शब्द बने हैं जो कि हमारे भाषा से, जैसे हम बोलना स्टार्ट किए तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो वो भाषाएं क्या हुई, धीरे धीरे परिवर्तित होती चली गई। कुछ दूसरी भाषाओं के शब्द और कुछ दो भाषाओं के मेल से बने शब्द इसमें जुड़ते चले गए। दो भाषा से तीसरी भाषा, तीसरी भाषा से चौथी भाषा। मैंने जिस प्रकार से जैसे हम अभी अगर मानते हैं तो हम अभी इंग्लिश वर्णों का प्रयोग, अंग्रेजी वर्णों का प्रयोग हम अपनी दिनचर्या में अधिक शामिल करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, संस्कृत धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। आगे हम पढ़ते हैं, इतिहास व स्रोत की दृष्टि से हिंदी में निम्न वर्णों में बांटा गया है। कौन कौन से निम्न वर्ण हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे ये 4 वर्ण हैं। कौन कौन से भागों में बांट दिया गया है? सबसे पहले तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। तो ये हमारा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सभी हमारे परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और हम छोटी छोटी गलतियां करके उसे वहाँ पर गलत कर देते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, कभी कभी हम 5 नंबर भी वहाँ पर गलत करके आते हैं। तो इस चीज़ को हमको समझना है, बहुत अच्छे से गहराई से समझना है कि तत्सम शब्द क्या है। तत् धन सम, तत् धन सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात जिस भाषा से वह हिंदी में आया है। फिर से समझेंगे, तत् धन सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात जिस भाषा से वह हिंदी में आया है। जैसे मैंने बताया आपको कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, वैसे ही समझ में आया आपको? उस भाषा में ही उसका वही रूप प्रचलित है, उस भाषा में उसका वही रूप प्रचलित है। इस दृष्टि से अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के अनेक शब्द तत्सम कहे जा सकते हैं। समझ में आया आपको? इस दृष्टि से अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के अनेक शब्द तत्सम कहे जा सकते हैं, किंतु यह केवल संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्दों को तत्सम माना गया है। जैसे वृक्ष आ गया हमारे हिंदी में भी, वृक्ष, सर्प, शाखा, जल, शिक्षक,
दुग्ध, धन, अग्नि, किरण, भूमि, दर्शन इत्यादि। ये आपको समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द क्या है। तद्भव शब्द, तद धन भव यानी उससे संस्कृत से पैदा हुए ये सभी शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं। जैसे दुग्ध से दूध, अग्नि से आग, सर्प से सांप, पत्र से पत्ता। ये क्या हुए हैं? संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हुए हैं। तद्भव का अर्थ है उससे जन्मा, मतलब उससे जन्म लिया, अथवा उससे बना। ये आपको समझ में आया होगा। तद्भव का अर्थ है उससे जन्मा अथवा उससे बना। संस्कृत शब्द के मूल रूप में परिवर्तित होकर अपने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, संस्कृत शब्द के मूल रूप से परिवर्तित होकर नए शब्द ही क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे हस्त संस्कृत शब्द है, वह हिंदी में रूपांतरित हुआ तो क्या बना? हाथ। दुग्ध संस्कृत शब्द है, हिंदी में रूपांतरित होकर क्या बना? दूध। तो तद्भव वो शब्द हैं जो संस्कृत से क्या हुए हैं? रूपांतरित हो करके हिंदी में आ गए हैं और हिंदी में उसका रूप बदल गया है और वह उसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। यह आपको ध्यान में रखना होगा। देशज शब्द तीसरा है हमारा, देशज शब्द। जो शब्द देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा में हिंदी से आए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के हैं, ना बिगड़ कर बने हैं, ना विदेशी भाषाओं से आए हैं, अपितु आवश्यकता अनुसार नए बन गए हैं। ये शब्द पहले स्थानीय रूप में प्रचलित हुआ करते थे, फिर ये बहुप्रचलित हो गए, फिर ये भाषा में शामिल कर लिए गए। अब ये शब्द देशज कहलाने लगे। जैसे गठरी, झोपड़ी, पैंट, गट्ठर, पगड़ी, झोला, ये सब आदि ये जो शब्द हैं ये हमारे देशज हैं। जो शब्द हमारे आपस में भाषाओं से मिलकर बन गए हों, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आम बोलचाल की भाषाओं में प्रयुक्त किए गए हों और धीरे से वो हिंदी में आ गए हैं। पगड़ी, थैला, डिबिया, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो हमारे एक दूसरे के भाषाओं के आदान प्रदान से आए हुए हैं। अब हम देखते हैं आगे, हमारा चौथा है विदेशी शब्द, जिसकी तो अभी बोलने से विदेशी शब्दों की भरमार है और इसके बारे में मेरे को लगता है कि कम समझा दूंगी तब भी आप बहुत ज़्यादा समझ जाएंगे, क्योंकि आज के समय में हिंदी लुप्त सा होता जा रहा है और हमारा जो अंग्रेजी है वह बहुत ही उथल पुथल मचाकर आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हिंदी जब हमारी राष्ट्रभाषा है, जब हमारी राज्य भाषा है, तो उसकी तो अलग ही गुणवत्ता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि विदेशी या आगत शब्द, विदेशी को ही हम आगत कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पत्र में ऐसा पूछा जाता है आगत शब्द लिखिए करके, तो वहाँ पर भी हम कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, गलतियाँ कर जाते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा? जानना होगा कि विदेशी शब्द ही आगत शब्द है। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में मिल गए हैं, उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहा जाता है। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगाली आदि अनेक भाषाओं के शब्द आए हैं, जिसे हम बहुत अपना सा लिए हैं और हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम कभी कभी हिंदी में फ्रेंच को बोल रहे हैं,
कभी हम जर्मन भाषा भी बोल दे रहे हैं, अरबी बोल दे रहे हैं, उर्दू बोल दे रहे हैं, पुर्तगाली बोल दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसको हमें जानना है। सबसे पहले हम जानेंगे अरबी और फ़ारसी के शब्द कौन कौन से हैं जो कि हम व्यवहारिक जीवन में व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम अरबी के कौन कौन से शब्द जानते हैं। तो सबसे पहले हम उन वाक्यों को, उन शब्दों को सुनेंगे। गरीब, अदालत, दरोगा, जहाज, मसाला, जिला, मुंशी, गलीचा, दफ्तर, कैंची, अखबार, इंतज़ार, इम्तहान, औरत, कानून, रिश्वत, जुलूस, मजदूर, तहसील, वकील, अल्लाह, खजाना, कुरान, नमक, खत, कत्ल, जानवर, हवा, सलाह और नज़र। ये सारे हमारे अरबी शब्द के शब्द हैं। अरबी से, फ़ारसी से ये हमारे आए हुए हैं और हम बिना झिझक ही इन सभी भाषाओं से जो हमने लिया है, बेइंतहा हम इन सभी बातों को उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अंग्रेजी या अन्य यूनानी भाषाओं से भी संबंधित बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी से आए और यूरोप की भाषाओं से आए, ये बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है जानना कि कौन कौन से शब्द हमारे अंग्रेजी से आ गए हैं। इंजन, कॉलेज, पार्टी, स्टेशन, रेल, क्रीम, स्वेटर, चॉकलेट, डिग्री, पेस्ट, मशीन, गैस, कोट, पंप, आल्पिन, ट्रेन, डायरी, ड्राइवर। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनकी गिनती नहीं है, जो कि यूरोप की भाषा से है, अंग्रेजी भाषाओं से है, तो जिनका हम उपयोग करते हैं पर हम जानते नहीं हैं कि कौन सा देशज है, कौन सा विदेशी है, कौन सा हिंदी है, कौन सा संस्कृत है, इस प्रकार से। तो बहुत से ऐसे जापान से भी आए हुए शब्द हैं, फ्रांस से आए हुए भी शब्द हैं, पुर्तगाल से आए हुए शब्द हैं, जो कि हम अपने भाषाओं में दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए लड़का, घोड़ा, रानी, किताब, दूध, ये सभी जो शब्द हैं शब्दों की कोटि में आते हैं। ये सभी शब्द हैं सार्थक शब्द, लेकिन इन सभी सार्थक शब्दों का खंडन किया जा सकता है। तो इसके खंडन में क्या होता है, कोई भी अर्थ नहीं। दूध का खंडन कर देंगे, दू अलग हो गया, ध अलग हो गया, कोई भी मतलब अर्थ नहीं निकला। लेकिन जहाँ पर शब्दों में जैसे घुड़सवार, दूध वाला, फल वाला, तो इसको अगर हम अलग करते हैं तो हो जाएगा घुड़ सवार, सवार अलग हो गया, घुड़ अलग हो गया। दूध वाला दूध अलग कर दिया, वाला अलग कर दिया। फल वाला फल अलग कर दिया, वाला अलग कर दिया। इस कोटि में आते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सभी जो सार्थक शब्द हैं जिसका खंडन किया जा सकता है, वे रचना के आधार पर, वे शब्द शब्दांश और शब्दों के आधार पर योग से बने होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग ऋण शब्द। सबसे पहले ऋण शब्द को समझ लेते हैं। जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हों और उनका खंडन करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो, वो ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल है, घर है, जल है आदि। जो क्या होता है कि किसी अन्य शब्द के मेल से ना बनते हों
वो अपने आप में पूर्ण हो, लेकिन अगर उनका खंडन कर दिया जाए, उनको तोड़ दिया जाता है, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं यौगिक शब्द। योग का अर्थ है जुड़ना। जो शब्द दो या दो के अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं उसको यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों में एक शब्द ऋण होता है तथा दूसरा अतिरिक्त एक अन्य शब्द का शब्दांश होता है। जैसे अनपढ़, अन उपसर्ग है, पढ़ शब्द है। गुणवान, गुण शब्द है, वान उसका प्रत्यय है। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय तथा समाज के द्वारा की जाती है या समाज के द्वारा होती है। कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ ऋण हो गया है तथा वे व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे वे यौगिक शब्द जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं और किसी एक अर्थ में ऋण हो जाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। फिर से ध्यान देंगे, वे यौगिक शब्द जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयुक्त होते हैं और किसी एक अर्थ में ऋण हो जाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई, इसका अर्थ है चार पायों वाली, किंतु इसका प्रयोग केवल खाट नामक वस्तु के लिए किया जा सकता है। चार पायों वाली मेज, कुर्सी आदि किसी अन्य वस्तु के लिए नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अन्य शब्द है हिमालय, पीताम्बर, नीलकंठ, दशानन, महावीर, एकदंत, पंकज, मुरलीधर इत्यादि। ये सभी जो शब्द हैं ये योग ऋण शब्द हैं। हमारा तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो सबसे पहले प्रयोग के आधार पर शब्द को समझना है कि किस प्रकार से बोलकर, लिख कर हम प्रयोग करते हैं। वह शब्द हम कैसे प्रयोग करके अपनी भाषा में एक सुंदरता लाते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा सुनते हैं। जब हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो शब्दों को कभी कभी वैसा ही हम प्रयोग करते हैं, उसमें हम तोड़ मड़ोड़ नहीं करते हैं। और कभी कभी कुछ शब्दों को हम बदल कर लिखते हैं। कुछ लिंग, काल, वचन से प्रभावित होते हैं तो कुछ इससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये हम प्रयोग जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से शब्द हमारे पास आते हैं और उसका उपयोग करते हैं हम। तो इसके बाद है इसके दो भेद। प्रयोग के आधार के अंतर्गत आ रहे हैं दो भेद। सबसे पहला है विकार्य शब्द और दूसरा है अविकार्य शब्द। तो सबसे पहले विकार्य शब्द को समझते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है या उनमें परिवर्तन आ जाता है उसे हम विकार्य शब्द कहते हैं। जैसे देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए एक वाक्य बनाते हैं, लड़की खेलती हैं। लड़की खेलती हैं एक वाक्य बना हमारा। दूसरा हम बना सकते हैं लड़कियां खेलती हैं। तो ऊपर दिए गया जो वाक्य है उसमें लड़की का रूप क्रमशः क्या कर दिए, बदल दिया गया। लड़की खेलती हैं यह वाक्य हमारा सही नहीं है। जबकि हम लिखते हैं बहुवचन में तो उसका क्रमशः क्या हो जाता है, विकार क्या होता है उसका, लड़कियां। तो वह रूप बदल दे रहा है वहाँ पर, इसलिए यह विकार्य शब्द है। जहाँ पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है
वह परिवर्तन आता है उसे ही हम विकार्य शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत अविकार्य शब्द। लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों में कोई भी बदलना नहीं होता, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम अविकार्य शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या संबंध बोधक आदि ये क्या है, अविकार्य शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण ऊपर, वहाँ, कल, तेज इत्यादि। समुच्चय बोधक और, तथा, इसलिए कि आदि। विस्मयादि बोधक ओ, हाय, शाबाश आदि। संबंध बोधक के नीचे, के बिना इत्यादि। चौथा है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर अर्थ में बहुत विविधता होती है। इसके आधार पर शब्दों के 6 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला भेद है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द, चौथा है विलोम शब्द और पांचवा है श्रुति भिन्नार्थक शब्द, छठवां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले एकार्थी शब्द के बारे में जानते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका सभी परिस्थितियों में, मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें एक ही अर्थ होता है, उसके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं होता, ऐसे शब्द ही एकार्थीय शब्द कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत से उदाहरण हैं, जैसे है मित्र, पहाड़, नदी इत्यादि। अनेकार्थीय शब्द ये हमारा दूसरा है, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थीय शब्द कहते हैं। मान लीजिए इसके उदाहरण हैं अंक। अंक का अर्थ होता है संख्या। अंक नाटक का भी एक अंक होता है। गोद, गोद भी अंक होता है। अलंकार, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। और काव्य के उपमा या रूपक आदि अलंकार के रूप हो जाते हैं। तो इसके भी 2, 4, 5 रूप हो गए। अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है ईश्वर, वर्ण, नष्ट ना होने वाला। तो इस प्रकार से अनेक अर्थ यहाँ देखेंगे। जैसे पत्र, पत्ता, पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी। भेद यानी रहस्य। प्रकार, घट, घड़ा, शरीर, ये सभी से इसका अर्थ निकलता है। मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसके अनेक अर्थ निकल रहे हों, ऐसे शब्द अनेकार्थीय शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरा। तीसरा है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कैसे अर्थ? समान अर्थ, एक समान अर्थ बतलाते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वे शब्द, अनेक शब्द जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अहंकार, तो अहंकार है दर्प, अभिमान, घमंड, गर्व, अह। इसी प्रकार से यहाँ है दिवस, वासर, वार, दिन, अन्न इत्यादि। तन, काया, शरीर, वपु, वदनी, गात आदि। अब है हम पढ़ते हैं आगे विलोम शब्द।
जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी शब्द विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। विलोम को विपरीतार्थी भी कहते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होएं कभी भी परीक्षा केंद्र पर, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। विलोम का अर्थ विपरीतार्थी होता है, यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी शब्द विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है आय का ये हो जाएगा व्यय, मतलब उसका उल्टा, अर्जन करना, और दूसरा है खर्च करना। वरदान का उल्टा हो जाएगा आपका अभिशाप, विपरीत अर्थ। एकता, अनेकता। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं और वर्तनी में भी बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, वे श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अवधि, अवधि का अर्थ होता है समय। सीमा, अवधि का अर्थ होता है समय और सीमा। अवधि का और एक अर्थ होता है जो कि भाषा हमारी पहली भाषा में अवधि भाषा भी प्रयुक्त की जाती है हिंदी में काव्य के रूप में, तो यह एक भाषा का नाम है अवधि। अन्य, अनाज। अन्य का अर्थ और एक होता है दूसरा। तो इस प्रकार से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु जिसका अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। बहुत ही थोड़ा सा सूक्ष्म सा अंतर होता है इस श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में। इसके बाद है हम छठवां और अंतिम पढ़ रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे भगवान विष्णु का उपासक वैष्णव, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर, मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। यानी कि अनेक शब्द हैं, लेकिन जब हम उसको एक शब्द में बदल देते हैं, एक अर्थपूर्ण बना देते हैं, तो वह अनेक शब्द का एक शब्द बन जाता है। माने अनेक शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक शब्द लिखने से ही वह काम कर देता है। तो जहाँ कोई जा ना सके अगम्य, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये प्रसंग आप लोगों को पूरा। इसके बाद हम फिर से दूसरी कक्षा में मिलते हैं ऑन टू एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए धन्यवाद।